रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, सेशन में स्टार्ट करते हैं। तो किसी का भी कोई सवाल है तो एक एक करके पूछ सकता है, ठीक है। बहुत मतलब दिमाग पे जोर दे के नहीं सुनना है, आराम से। बीच में कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो हम सवाल करेंगे तो उसका भी जवाब एक एक करके आदमी देता रहे। पहले कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जो पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज ये पता होना चाहिए कि हम क्या हैं या हम कौन हैं मार्केट के लिए। ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या बीटीएसटी करते हैं। ये सारी चीजें अलग हैं। पहले ये सवाल अपने आप से है कि हम कौन हैं। हम कौन का मतलब ये है कि हम अगर इन्वेस्टर हैं तो हमारे ऊपर ट्रेडर वाली चीजें लागू नहीं होती। अगर हम ट्रेडर हैं तो बीटीएसटी वाली चीजें नहीं लागू होती। अगर हम डेली बेस कर रहे हैं, बीटीएसटी कर रहे हैं, उसी दिन खरीद रहे हैं, उसी दिन सेल कर रहे हैं, यानी हमारे ऊपर नियम बिल्कुल बहुत सख्त है। जब तक कि ये तीन चीजें आदमी इंसान अपने आप में खुद से नहीं डिसाइड करेगा वो क्या है, तब तक उसको दिक्कत रहेगी। उसके लिए ट्रेडिंग में दिक्कत रहेगी, इन्वेस्टिंग में दिक्कत रहेगी, क्योंकि उसको तो कोई समझा ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि वो क्या है। और जिसको खुद नहीं पता कि वो क्या है तो उसको कोई समझाना बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहली चीज यही है कि हमको ये बात जाननी कि हम कौन है। अगर हम इन्वेस्टर है तो हमारे ऊपर क्या चीजें लागू होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है हमारी, हमको किन चीजों पे काम करना चाहिए। हमारे स्टॉक भाई ने बहुत मेहनत करी, इतनी मेहनत करते हमने किसी को देखा नहीं फ्री में, जितने हमारे स्टॉक भाई ने मेहनत करी। लेकिन कहीं जो कुछ छूट रहा है वो यही छूट रहा है कि हम कौन है। अगर कोई इन्वेस्टर बैठ रहा है, कोई स्टॉक अगर कोई देख रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, वो अपने हिसाब से देख रहा है, उसने एंट्री ली। अब इन्वेस्टर कोई बैठता है तो उसके लिए एसएल बड़ा होता है, उसका टारगेट भी बड़ा होता है। अब एक रिटेलर भी उसी के साथ बैठ गया, स्विंग ट्रेडर बोलते, स्विंग ट्रेडर्स के साथ बैठ गया, तो उसका जो एसएल और टारगेट होता है दरमियानी होता है, बहुत छोटा नहीं होता और बहुत बड़ा नहीं होता। और जो बीटीएसटी करते हैं एक ही दिन खरीदते हैं और एक ही दिन बाय करते हैं, तो उनका एसएल भी बहुत छोटा होता है, उनका टारगेट भी बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा की तलाश में नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें अलग अलग लोगों पे लागू होती हैं। अब हम किन लोगों में आ रहे हैं। अगर हमको ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए हमें 2 से अकाउंट बनाने होंगे कम से कम। एक इन्वेस्टिंग का रखना, एक ट्रेडिंग का रखना। ज्यादा देखना नहीं है रोज। सुफियान सर, जी वैसे आप ये चीज कह रहे हैं कि आप अपने आप को पहले फाइंड करें, तो सर हाँ। जो बंदा अपने आप को फाइंड कर रहा है वो तो प्री मेच्योर है, पहले से ही उसको पता है उसको क्या करना है। अब जैसे मैं हूँ, मैं नया हूँ, तो सर जी मुझे स्विंग भी अट्रैक्ट करती है, मुझे इन्वेस्टिंग भी अट्रैक्ट कर रही है, तो सर मैं एक डिसीजन कैसे बनाऊं सर। इसीलिए ये सेशन है कि हमको एक डिसीजन बनाना है। मतलब हमको क्या करना है। अब ये चीज जिसको नहीं पता है उसको ये चीज पता करनी है और इसके ऊपर काम करना है। ये सेशन इसीलिए है, अपने माइंड को सेट करना है। ये सेशन इसीलिए है, क्योंकि
हमें अभी तो हम सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे थे, हमें कुछ पता नहीं था, हम सिर्फ ट्रेड करते चले जा रहे, एंट्रियां ढूंढते चले जा रहे, हमें पता ही नहीं सब चीज। अगर पता थी तो हमने ध्यान नहीं करी, ध्यान नहीं दी। तो इस वजह से ये सेशन है कि नए लोगों के ही लिए, पुराने लोग अपने आप को सेट कर चुके हैं माइंड कि उनको क्या करना है। जो पुराने लोग हैं, बहुत से पुराने लोग ऐसे, उनको पता है कि हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, हम इन्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, तो वो इन्वेस्टिंग ही कर रहे हैं। और बहुत से पुराने लोगों को पता है कि यार हम इन्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, हम देख नहीं पाते, हमको जिस दिन टाइम मिले उसी दिन हम काम करेंगे, वो ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। तो अभी नए लोगों को ये चीज नहीं पता है, वो हर जगह उनको एंट्री दिख रही है। अब लॉन्ग टर्म वाला, शॉर्ट टर्म वाला, बीटीएसटी वाला, स्विंग ट्रेडिंग वाला, सब एक साथ बैठ रहे हैं। और अब उसमें सवाल बदले जा रहे हैं। अब उसका 2% का लॉस हो गया, अब स्विंग ट्रेडिंग वाले ने बुक कर लिया, बीटीएसटी वाले का 1% तक गया, उसने बुक कर लिया, लॉन्ग टर्म वाला बैठा हुआ है। सवाल बदल गए यहाँ पे। अब बीटीएसटी वाला कह रहा है स्विंग ट्रेडिंग वाले से कि तुमको तो निकल जाना चाहिए था। तो ये सब सवाल ही, अपने माइंड को ऐसे सेट करना है। एक तो ये चीज हो गई, ये बहुत जरूरी है सबके लिए, माइंड को सेट करना। ठीक है, अब आते हैं अपने वैल्यूएशन पे। चलो, जैसे कोई कंपनी हम लगाते हैं, एक सवाल है आप लोगों से, एक एक करके जवाब दे। मार्केट कैप किसको बोलते हैं? ये तो सीएमपी है, ये है मार्केट कैप। मार्केट कैप किसको बोलते हैं? किसी कंपनी का आज का मार्केट का भाव या उसकी वैल्यूएशन से। कंपनी यानी मार्केट में ये इतनी की कीमत रखती है। आज की डेट में ये मार्केट में 730 करोड़ की कीमत रखती है। ये है मार्केट कैप। और ये कहां से आ रहा है, वो कैलकुलेशन होती है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम लोग एक ही चीज सुनते चले जा रहे हैं, मार्केट कैप है, इसकी मार्केट कैप है। मार्केट कैप मतलब इसकी मार्केट में इतनी कीमत है, इसकी 730 करोड़ इस कंपनी की। सेशन जो अपना डिलीट हुआ था, इस पे लिया हुआ था, एक डिलीट हो गया अपना सेशन। कुछ चीजें पुरानी रिवाइज करते हैं। जैसे सीएमपी कहां से बनता है? सीएमपी मतलब मार्केट कैप कहां से बनता है, किसी को पता है? नंबर ऑफ शेयर्स पर शेयर। इसका हमें ये मार्केट कैप, अभी हम इसका निकालेंगे, मार्केट कैप सीएमपी सब निकालेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा हम याद दिलाए दे रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग अल्लाह का शुक्र है ये सब चीजें अब सीख गए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि सेशन डिलीट हो गया है, तो हम फिर से अपलोड करने हैं। ज्यादा डिटेल में तो बताना नहीं। इसका ये है ईपीएस। ईपीएस हमने कॉपी किया, तो दूसरी शीट खोल लेते हैं, इसी में रहने दें। सब फॉर्मूला बना हुआ है। पहले हम देखते हैं यहाँ पे ईपीएस।
अब यहाँ पे लिखते हैं हम पी, इसको भी कलर कर देंगे येलो कलर। यहाँ पे हमने ईपीएस कॉपी किया था, ईपीएस हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम पी हैं, इसका पी कितना था इनटू किया, पी को हमने पेस्ट कर दिया। अब हम इसका निकाल लेंगे सीएमपी। सीएमपी कितना हुआ इसका, इंटू ईपीएस इंटू पी, ये हो गया इसका सीएमपी 295 296 रुपए एक कम। इसमें कितना आ रहा है 300 रुपए। नाहर कौली इसमें भी 300 आ रहा है। लमसम ये फर्क आता नहीं, 1-8 रुपए का फर्क आता है बस। लेकिन जो इसका सीएमपी बनता है वो ईपीएस और इंटू पीई से इसका सीएमपी बनता है। मार्केट कैप किससे बनता है, मार्केट कैप बनता है नंबर ऑफ प्राइस इंटू सीएमपी। यानी अब इसमें देखो ये दिखा रहा है कि ईपीएस कहां से निकलता है। ईपीएस के लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। ठीक, हम इसके नेट प्रॉफिट पे गए, ये नहीं याद आ रहा हमको, हमने एनुअल देखा, हमें याद है कि चलो नेट प्रॉफिट एनुअल डालते हैं या क्वार्टरली है। हमने नेट प्रॉफिट लिया, पूरी कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट और सेल से ही आती है सारी। फिर उसके बाद चलेंगे फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू कैसे काम करता है। अब इसका नेट प्रॉफिट था 57 करोड़, ठीक है, और नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं इसके देखो, इसका कितना आ गया ईपीएस 23 का आ गया। सिर्फ और सिर्फ हमने इसको और इसको 2 नंबर डाले हैं, ये 23 का हो गया। खाली देखो 2 ही लेंगे, B8 डिवाइडेड B6, 23 का ईपीएस हो गया। पी कहां से आता है इसका, पी किससे डिवाइड हो रहा है H2, H2 हमारा ये मार्केट कैप है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। यानी हम क्या करेंगे कि जहां पे नेट प्रॉफिट है वो तो 57 करोड़ में डाल रखा है, अब हमको सिर्फ मार्केट कैप डालना है H2 में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पी निकल आएगा, इसकी मार्केट कैप गए हम, मार्केट कैप को हमने निकाला, यहाँ पे कॉपी किया और हमने यहाँ पे मार्केट कैप डाल दिया, तो उसका पी आ गया 13, इसका पी। सिंपली कितना बना 297, ठीक। अब ये पी ईपीएस ये क्लियर हो गए यहां तक, ठीक है। अब हम देखेंगे मार्केट कैप कहां से आ रहा है, इसमें हम डाल देंगे नंबर्स और इक्विटी शेयर, ये हमने डाल दिए थे इसमें, हाँ नंबर्स इक्विटी शेयर, और इसका मार्केट कैप देखो इसमें कितना था 730 करोड़ और इसमें मार्केट कैप का 730 करोड़ आ गया। सिर्फ हमने कितनी चीजें डाली हैं, इसकी सेल नहीं डाली थी हमने, सेल कहां गई, सेल है 695 करोड़। तो कुछ सब कुछ आ गया। हमने कोई स्क्रीनर नहीं चेक किया, कोई नहीं चेक किया, सिर्फ हमने इससे चेक किया। हमने सिर्फ क्या उठाया इसका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सेल्स
और नेट प्रॉफिट। बाकी पूरी कैलकुलेशन हमने इसकी निकाल दी। इसका ईपीएस क्या है, पीई क्या है, आज का सीएमपी क्या है, मार्केट कैप क्या है। ये सारी चीजें सिर्फ 3 चीजों से बनती, सेल, नेट प्रॉफिट और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सिर्फ ये 3 चीजों से ही पूरा खेल होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जी उस्ताद जी। चलो अब हम आते हैं कि फेयर वैल्यू पे हम काम कैसे करते हैं। फेयर वैल्यू क्या है कि हमने एक मार्केट की वैल्यू निकाली हुई है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए मार्केट में। जैसे अपनी कुछ कंपनियां हैं, रिलायंस, रिलायंस की इस टाइम आज के टाइम पे कीमत है मार्केट की सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख। ये है 18,59,000, 23 करोड़ रुपए आज की डेट में इस कंपनी की कीमत है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसका सीएमपी है 1374 और ये इसका आज का जो इसकी वैल्यू होना चाहिए कंपनी की, मतलब इसका जो सीएमपी होना चाहिए वो होना चाहिए 3181 रुपए आज की डेट में। अब ये बात है कि ये हम क्यों मान ले कि आज की डेट में इसको 3181 होना चाहिए। और ये कैलकुलेशन किसी की नहीं, ये हमने निकाली भी अपने हिसाब से। ये हमारी जोड़ है, हमने एक वैल्यू, फेस वैल्यू निकाली इसकी। और ये जो भी है ये गलत है तो ये मेरी कैलकुलेशन है, अगर ये सही है तो भी मेरी ही कैलकुलेशन। इसको हम किसी अदर समझा रहे, जैसे किसी और का देख रहे हैं, कोई फेयर वैल्यू किसी कैसे निकालना है तो वो उसका मेथड है, हमारा नहीं। हम कैसे काम कर रहे हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस कंपनी को किस निगाह से देखते हैं, किस वैल्यू पे देखते हैं। हमारा और पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ कंपनी के सेल और नेट प्रॉफिट ही पे फोकस रहता है। अगर ये चीज जीरो हो जाए, जैसे हम यहां पे आते हैं, इस कंपनी की सेल जीरो कर दे और नेट प्रॉफिट जीरो कर दें, कुछ नहीं बचे, सारे के सारे फिगर जीरो के जीरो रहे। मेरा ऐसा मानना है, हम किसी और की बात नहीं कर रहे, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम नेट प्रॉफिट और सेल अगर निकाल दो कंपनी जीरो हो जाएगी, फिर कोई वजूद नहीं। नेट प्रॉफिट आया, सेल आ गई, मार्केट की वैल्यू जो हमने निकाली, तो ये अपनी कैलकुलेशन थी, किसी से हम कंपेयर नहीं कर रहे। अब हम रिलायंस को चार्ट के ऊपर देखेंगे। मंथली चार्ट है इसका। ये 1600 रुपए तक आया और ये नीचे गिर गया। ये मार्केट की वजह से गिरा है, वरना आज क्योंकि मार्केट गिर रही है, निफ्टी 50 जो बनती है वो अपने इंडिया के जो 50 स्टॉक हैं टॉप के, उससे निफ्टी और 50 तैयार होती है। अगर ये 50 के 50 स्टॉक यूं कह दे कि 30% अगर ग्रीन रहेंगे और 20% रेड रहेंगे, लेकिन रेड मुख्तसर से रहेंगे और ग्रीन थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो पूरा निफ्टी 50 का चार्ट ग्रीन हो जाएगा। पूरा चार्ट में, माफी चाहते हैं, एक कैंडल ग्रीन हो जाएगी। अगर 30% स्टॉक रेड हो और 20% स्टॉक ग्रीन हो मुख्तसर से, तो क्या होगा, वो जो कैंडल बनेगी निफ्टी 50 को रेड हो जाएगी। निफ्टी 50 ही बस यही 50 स्टॉक हैं टॉप के इंडिया के, जो 50 स्टॉक है निफ्टी 50, उसी से मार्केट अपनी की कैलकुलेशन निकाली जाती है, उन्हीं 50 स्टॉक से। अब मार्केट में क्या होगा, ये अपना रिलायंस एक सबसे अच्छा स्टॉक माना जाता है।
अब यहीं पे एक कंपनी थी आज से 5-6 साल पहले, बहुत, उसका नाम था सुबेक्स। खैर हमें याद आ गई। ऐसी बहुत सी कंपनियां थी जो अभी नहीं, हो सकता है आगे सेशन जारी रहे, याद आती रही, दिखाती रहेंगे। इसकी मार्केट कैप 779 करोड़, सेल क्या है 284 करोड़, नेट प्रॉफिट क्या है माइनस में, फेयर वैल्यू क्या निकल कर रहा है, तो पहली फेयर वैल्यू है ₹1.20। आज के टाइम पे इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ मार्केट में जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से ₹3.60। ₹3 पे चल रहा है। अब सुबह इसका चार्ट देखते हैं कि उस टाइम से हमसे कई लोगों ने कहा कि ले लो, ये मल्टी बैगर बनेगा। बहुत से लोगों ने लिया, कभी मैंने नहीं लिया। 2022 में जब ये इसने रैली पकड़ी थी, तब लोगों ने कहा था ये स्टॉक अपने हाई को छुएगा ₹800। मैंने नहीं पकड़ा था, मैंने इसकी जगह पे पकड़ा था इसको पकड़ा था। उसी तरह से चार्ट है, लमसम, ज्यादा फर्क नहीं। अब फर्क दिख रहा है क्योंकि ये इसने इतनी ग्रीन कैंडल है, लेकिन अगर इसके हाई से देखो 1000 से नीचे गिरा था और ये आया था ₹47 का। सुबह 700 से गिरा था और ये घूम रहा था ₹8 पे। लेकिन ऐसा चार्ट, ये पूरा 1000 से कोई स्टॉक अगर आ जाता है ₹60 पे या ₹47 पे, ₹50 पे, ₹42 पे, वो 1000 को छू लेता है करीब। खुला टारगेट दिया था इसका ₹800 तक के जाएगा, अल्लाह का शुक्र है गया भी। सब मतलब ओपन नहीं था, अपने दोस्तों में था, ग्रुप में। उस टाइम यूट्यूब चैनल में कुछ नहीं था, और गया। सुबह क्यों नहीं गया? कंपनी तो ये भी लिस्ट है, ये भी ऊपर से गिरा है, 900 800 से गिरा है, ये क्यों नहीं किया? अब यहां पे हम एक विंडो और ओपन करते हैं और यहां पे हम लगाते हैं जिंदगी। इसकी सेल देखो 911 करोड़, नेट प्रॉफिट 238 करोड़ का। आज के टाइम पे इसकी कीमत होनी चाहिए थी ₹2935, लेकिन अब फेयर वैल्यू 1 के भी नीचे चल रहा है। देखो सेल ग्रोथ देखो इसने कितनी करी 2022 से। नेट प्रॉफिट देखो आप कितना ग्रोथ है। यहीं पे हम सुबह को देखेंगे, माइनस 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 माइनस, सब माइनस। तो ऐसी एक सुबह जैसी कंपनी और एक इस कंपनी को हम कैसे जान पाए कि ये हमारे लिए कंपनी अच्छी है कि बुरी है? हम किसमें आगे किस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं और किस कंपनी के को हम इग्नोर कर सकते हैं? उसको बहुत सी एनालाइज करने के बाद, बहुत सी चीजें सीखने और समझने के बाद हम ऐसी चीज चाहते थे कि हम अपनी स्क्रीन खोले
और ये सारी चीजें हमको फिल्टर करके दे दे। मतलब हम अपनी स्क्रीन खोलें और मेरी स्क्रीन पे ही सब कुछ आ जाए। हमको ज्यादा, अब हम जो इतनी मेहनत करते हुए आए हैं, हमने जब मार्केट को शुरू से बेसिक से सीखा और हमने मार्केट को टाइम दिया, तो मार्केट से हमने क्या सीखा या मार्केट को हम जैसे समझते हैं वैसे हम कैसे देखना चाहते हैं। अब हम पूरी कंपनियां, एक ही कंपनी को पढ़ने बैठेंगे तो पूरा पूरा दिन, पूरा पूरा हफ्ता लग जाए। फ्री तो है नहीं हर आदमी बिजनेस कर रहा है, हर आदमी कुछ न किसी काम में मशरूफ है। तो हमको एक ऐसी चीज चाहिए थी कि हम क्या करें कि हम स्क्रीन खोलें और उस स्क्रीन में हमको पूरा का पूरा लिख कर आ जाए और हमें ये पता चल जाए कि हमें अब इसमें कैसे काम करना है। अब हमने सुबह खोला, मेरे हिसाब से आज की डेट की ये वैल्यू होना चाहिए ₹3.60। ये कहाँ पे है? ये ₹13.80। लोग आज भी इसको लिए बैठे हैं इस उम्मीद में कि ऊपर जाएगा। भाई अच्छी है, आदमी उम्मीद कर सकता है, और हम इसमें उम्मीद लगाए बैठे थे। उस टाइम फेयर वैल्यू नहीं बनाई थी, खाली सेल देखते थे, नेट प्रॉफिट देखते। कैलकुलेशन तो बहुत बाद में आई, अभी आई है। फेयर वैल्यू तो अभी निकाला है। ये इसकी वैल्यू होना चाहिए, यानी वैल्यू से कम है। अब ये फेयर वैल्यू 3 की इसकी वैल्यू जो है वो आज की डेट में होती है, और 4 और 5 जो होता है ये होता है इसके ऊपर स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाएगा। जैसे सुबेक्स है, ये अगर कभी हमको ₹1.20 में मिले, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो हम इसमें एंट्री बनाने की सोचेंगे और कोशिश करके 6 के ऊपर निकल जाएंगे। यानी क्या है ये, हम इसकी अगर हम फेयर वैल्यू की बात करें तो फेयर वैल्यू आज की डेट में इसका ये प्राइस होना चाहिए। 2 स्टेप नीचे जाएंगे हम, ये हमको डिस्काउंट मिल रहा है और ये स्टॉक हमको मिल जाएगा अंडर वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू 1 के आसपास है तो स्टॉक अंडर वैल्यू है हमारा। अगर हमको फेयर वैल्यू 4 के आसपास मिल रहा है तो स्टॉक यानी आज की डेट से ये ऊपर चल रहा है। ठीक है, हम इसमें काम कर सकते हैं ऐसे स्टॉक में। लेकिन जब स्टॉक फेयर वैल्यू के 5 के आसपास आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें होशियार हो जाना चाहिए। तब हमें क्या करना चाहिए कि अब हमें ऐसी कंपनी को छोड़ देना चाहिए कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया। भाई एक कैलकुलेशन ये हमारी निकाली हुई ₹4891 तक जाना चाहिए। किस बात की कसम कोई नहीं है, एक मेरी कैलकुलेशन है। हमने फिर कहा ये गलत भी हो सकती है। 4500 भी अगर आ जाए या 4000 तक पहुंच जाए तो हमको डरना चाहिए कि अब स्टॉक जो है अब दिक्कत करेगा, कर सकता है। अगर ये दिक्कत ना करे, मान लो जैसे आप ये सोचो कि 4800 आ जाएगा और हमें दिक्कत नहीं करेगा। दिक्कत इस वजह से नहीं करेगा कि आपकी सेल और नेट प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। जैसे इधर वाला भी एवरेज हो गया। अब जैसे यहां से बात करें हम जिंदाल का, तो ये इस जोन में था जब कभी हमने इसमें एंट्री ली थी, फिर मैं कुछ छोड़ दिया। अभी 34 तक तो आया, थोड़ा बहुत सेल ग्रोथ हुआ, फिर एकदम से जो है 34 से 66, मतलब ये 100% या 90% इसका नेट प्रॉफिट ऊपर हो गया और इसकी सेल भी ऊपर हो गई, 200 प्लस हो गई। इधर 200, इधर अंडर 200 था और ये 200 के ऊपर आ गई सेल इसकी, और इसका नेट प्रॉफिट बढ़ गया। अब जब नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन जो फेयर वैल्यू है ये भी घटती बढ़ती रहेगी। ऐसा नहीं है कि सुबह का इसकी जो फेयर वैल्यू है ये घटती बढ़ती रहेगी। जब इसका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो इसकी फेयर वैल्यू भी उतर जाएगी। जैसे हम अभी बात करें, हम एक स्टॉक था अपना अजंता सोया, इसको हमने डाला, इसकी फेयर वैल्यू थी 104 रुपए, 108 रुपए, और लास्ट था 521 रुपए। ठीक है, अजंता सोया की। अब इसका आज की डेट में देखेंगे कि इसका फेयर वैल्यू क्या है। 2-3 महीने पहले हमने चार्ट डाला था, हमें याद नहीं, फिर उसमें डाला था। अब हम देखेंगे अजंता सोया को
फेयर वैल्यू 1 कितना था जनता सोया का? 104। अब इधर फेयर वैल्यू 116 है और जब हमने इसको भेजा था, अब इसकी तारीख शायद उसने चार्ट में पड़ी हो, ये भेजा था हमने फरवरी को 25/2 को। पच्चीस दो के बाद इसका एक रिजल्ट आया होगा दिसंबर का, 25/2 में जब इसका रिजल्ट आया होगा, फिर उसके बाद इसका मार्च का रिजल्ट आया, यानी फेयर वैल्यू इसकी कम हो गई। और फिर इसकी जून का रिजल्ट आया, फिर फेयर वैल्यू और कम हो गई। नहीं, हमने दिसंबर का रिजल्ट आया होगा उस टाइम, तो हमने इसको निकाला, उस टाइम इसकी फेयर वैल्यू ज्यादा थी। कुछ ऐसे कैलकुलेशन भी और कुछ ऐसे ही हुआ है, मतलब ये आपकी फेयर वैल्यू घटती बढ़ती रहेगी। तो वो हमें ये तो पुरानी बात हो गई, ताजी बात करते हैं। TGVS हमको हर चीज लिख लेना चाहिए, हम जब उसमें लिख लेते तो हम आसानी समझा पाते। खैर, सुबह हटा देते हैं इधर से, और ये रहेंगे, इसको भी हटा दें। एक सुबह TVGS का रखें। TVGS का अपने चार्ट को अगर हम बात करें तो फेयर वैल्यूज की, इसका CMP था 113 रुपए और इसकी फेयर वैल्यू 1 आ रही थी 170 रुपए। और उसके बाद भी हमने इसको टैग किया था चैनल में, कितने दिन की बात है, चैनल में हमने हफ्ता 10 दिन होगा भाई जी TGVS कहाँ पे हमने डाल रखा है? एक हफ्ता या 10 दिन हुआ उसको डालने के लिए आपको TGVS सराज को। ये था, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू हमने शायद वो नहीं यहाँ शेयर करी। क्या तारीख? 22 जुलाई को। 22 जुलाई को अगर हम बात करें तो इसकी फेयर वैल्यू कम होगी। अच्छा, हम इसमें भी देख ले, पुराने वाले शायद इसमें भी कमी है, इसमें देखें। हाँ, इसमें हमने पहले जो पुराना है 22/11 का, 11वें महीने 2024 का, उसमें फेयर वैल्यू 170 रुपए आ रही। लेकिन जब इसका रिजल्ट अच्छा आया, इसका क्वार्टर रिजल्ट कहाँ गया, इसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है, EPS इसका बढ़ गया TVGS का, तो क्या हुआ है कि इसका फेयर वैल्यू बढ़ गया। यहां पे अगर हम इसको ताजा देखेंगे तो वो 196 हो दिखा रहा है, अब वहां पे 170 दिखा रहा था रिजल्ट आने से पहले, वो भी 11वें महीने का। अगर 11वें महीने में अगर रिजल्ट इसका खराब हो तो ध्यान देंगे तो पता चलेगा। हाँ, तो थोड़ा सा ये और डाउन हुआ था, उसके बाद का रिजल्ट अच्छा आया, EPS घटा 11वें महीने के बाद। नहीं, 11वें महीने जब हमने इसकी शीट भेजी है तो सितंबर होगा, दिसंबर का ये 3 हमने गैप कर दी, हमने डायरेक्ट जून में फिर हमने स्टॉक भेजा। यानी जब 196 था तब उसका नेट प्रॉफिट यहाँ था, EPS यहाँ था। लेकिन जब क्या हुआ कि जब दिसंबर का आया इसका रिजल्ट, तो इसका EPS घट गया, इसकी फेयर वैल्यू भी घट गई होगी। फिर क्या हुआ, फिर इसका EPS कम आया मार्च में, तो इसकी फेयर वैल्यू और कम हो जाएगी। ये फेयर वैल्यू की हम बात करें घटती रहेगी। वो हमने भेजा है आपको, तारीख देख लीजिएगा, उसमें डेट पड़ी हुई है, चैनल में देख सकते हैं। और जब इस बार आया, इस बार इसका आया EPS बढ़ गया, तो
नेट प्रॉफिट बढ़ गया, ईपीएस बढ़ गया। इससे क्या होगा कि इसकी फेयर वैल्यू बढ़ गई, एकदम 196 हो गई। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई स्टॉक में अगर आप ले रहे हैं और वो कोई स्टॉक फंस गया अगर आप पे, तो उसकी कैलकुलेशन फौरन गिर जाएगी। यहाँ पे ये कैलकुलेशन है, और स्टॉक अगर उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो ये यहाँ से फेयर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, सब कुछ बढ़ता जाएगा। रिजल्ट खराब आएगा तो ये घटता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी बंद होगी तो डायरेक्ट नहीं बंद होगी, ये उल्टी चलेगी। उल्टी मतलब चलेगी, जैसे 500 करोड़ की सेल है, 400 बचेगी, 300 बचेगी। अब क्या कर रही है, अगर कंपनी ग्रोथ कर रही तो इस तरफ से जाएगी, 500, 600, 700 ऐसे जाएगी। लेकिन जब कंपनी नीचे गिरेगी तो वो नीचे कैसे गिरेगी, इधर से आएगी, 591, 491, 487, 455, 428, 379, 368। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे। तो कंपनी इधर से उल्टी चलेगी तो वह क्या होगा कि फेयर वैल्यू मेरा घटता चला जाएगा। तो हर क्वार्टर में अगर हम फेयर वैल्यू भी देखते रहेंगे या हर साल में तो हमें कंपनी का पूरी कंपनी का हमको आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी क्या कर रही, कंपनी गिर रही कि ऊपर जाएगी। बात समझ में आ रही, हम समझा पा रहे, अपनी बात नहीं समझा पा रहे? जी जी उस्ताद, जो आ रही। तो हम इसको जो फेस वैल्यू 3 है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू आज की डेट में होनी चाहिए। और 2 स्टेप हम पीछे चले जाएंगे तो वैल्यू से थोड़ा कम डिस्काउंटेड, अगर हम फेयर वैल्यू 1 पे आ जाएंगे तो हमें अंडर वैल्यू स्टॉक मिल जाएगा। और फेयर वैल्यू 5 के अगर ऊपर कोई स्टॉक जा रहा है तो हमें देखना ही नहीं। ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो फेयर वैल्यू, जैसे कभी एक स्टॉक था, एक सरकारी कंपनी है लाइट वाली, कोई लाइट की बिजली की कंपनी है कोई, हमने कभी उसमें एंट्री नहीं ली है, कचरा स्टॉक बोलते थे मैंने हमेशा उसको। सुबेक्स की जैसी थी वो, आज से पिछले साल उसका बड़ा नाम था, हर आदमी कह रहा था कि ये प्लान कंपनी लगा रही है, ये कंपनी प्लान लगा रही है, सुजलॉन। सुजलॉन की अगर हम बात करें तो ये देखो कंपनी वही है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, सुजलॉन। और तो कोई सुजलॉन नहीं है। अब इसका देखो, हाँ, अब इसकी आज की वैल्यू पे स्टॉक खड़ा है, लेकिन कभी ये ऐसा था कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड स्टॉक चलता था, तब हम इससे कहते थे कि हमेशा इससे दूर रहो। इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसमें नेट प्रॉफिट एकदम से, कंपनी 3,000 करोड़ की सेल कर रही है और उससे पहले अगर 2,000 करोड़ की सेल कर रही तो इसका प्रॉफिट देखो 200 करोड़ का। ईपीएस इसका बनकर आता था 0.5, लेकिन अब क्या कर रही है, 1,000 करोड़ की सेल बनने के बाद इसका नेट प्रॉफिट बढ़ गया। यहां पे इसने कोई कंपनी बेची थी, इसकी कोई कंपनी थी शायद छोटी सी, इसकी कोई न्यूज थी। इस कंपनी हमने कभी ट्रेड नहीं लिया, इसने बेचा है इसकी, फिर इसने नेट प्रॉफिट शो किया। नेट प्रॉफिट शो करने के बाद स्टॉक पूरी कैलकुलेशन करने के बाद स्टॉक अंडर वैल्यूड आ गया। कहां गया सुजलॉन, स्टॉक अंडर वैल्यूड आ गया। इसने क्या काम किया है, आज की डेट में 60 रुपए है, यानी अगर हमको यहां पे मिल जाए तो डिस्काउंट है, यहां पे भी मिल जाए तो हमें और डिस्काउंट, स्टॉक अंडर वैल्यूड है। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि स्टॉक अंडर वैल्यूड, अपने पास कोई कैलकुलेशन ही नहीं थी। अगर हम आपसे बात करें कि स्टॉक अंडर वैल्यूड बताओ, आप क्या बताओगे स्टॉक के बारे में कि इसका पीई कम है, इसका ये ज्यादा है, उसका वो ज्यादा है? आप सही चीज आपको पता ही नहीं है, आप बता ही नहीं पाओगे। आप खाली लोगों से जो सुन कर आओगे वो चीज बताओगे। और ये जो फेयर वैल्यू ये हम करते हैं, ये हमारी मेहनत है, इसको हम एक एक चीज को पूरी कैलकुलेशन करके लेकर आए, हम एक एक चीज समझ के लेकर आए। अब ये अपनी वैल्यू पे खड़ा है। अगर ये 99 के ऊपर हो जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे, इसके ऊपर लाहौल पड़ लेंगे कि अब हमें ऐसे स्टॉक में काम नहीं करना।
मार्केट में हर स्टेज के स्टॉक मिलेंगे, फेयर वैल्यू 2 पे भी मिलेंगे, 5 के जैसे सुबह था देखो 5 के भी ऊपर था। अब जैसे कोई अडानी का स्टॉक निकालते हैं, कोई अडानी का स्टॉक बताओ, कोई अडानी अडानी ग्रीन देखते हैं, बड़ा नाम था इसका। अब अडानी ग्रीन की अगर हम बात करें तो देखो फेयर वैल्यू 5 के ऊपर है। अडानी क्यों गिरा? अब उस टाइम जब अडानी गिर रहा था तब ये बताओ आपके पास क्या कैलकुलेशन थी कि अडानी के आप खिलाफ खड़े होते कि नहीं यार मैं अडानी के शेयर नहीं लूंगा? सही बताएं तो कुछ नहीं था, खाली हम ये बता देते इसका पी ऊपर है, 80 का पी है, हमें स्टॉक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये आप सबकी जबानी लिखोगे कि पी ऊपर है, तो हमें पी देखना ही नहीं होता इतना। हमने पूरी फेयर वैल्यू अपनी निकली, हमने देखा फेयर वैल्यू बेकार है, हम समझ के इसका पी ऊपर होगा, यानी पी 80 के ऊपर है, तो है नहीं है। अब एग्जाम्पल तौर पर हमें याद है कि अडानी के भी स्टॉक है, अपने अडानी के सारे चेक कर लेते हैं। अडानी पोल देखें, अडानी 1300 रुपए, यानी ये इसके ऊपर है, यानी ये एक ऐसा है कि अपनी वैल्यू के आसपास है। आज चार्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, आज की डेट की हम बात कर रहे हैं। ये हम मान सकते हैं कि चलो हाँ यार देख सकते हैं, इसमें देखना नहीं खैर, तो हम फेयर वैल्यू के हिसाब से अभी देखो इसका पी भी अपना नॉर्मल आ गया। जैसे हम लोग जैसे लोग बताते हैं कि पी ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, तो 24 का पी खुद आ गया, फेयर वैल्यू अपने हिसाब से मिल गया हमको। फेयर वैल्यू जैसे हम लोग एंट्री लेते हैं 1300, फेयर वैल्यू 2 के ऊपर है और 3 के आज के वैल्यू से कम है, यानी एवरेज है। अब हमको पी ईपीएस इतना डिटेल में नहीं घुसना है। पहले क्या करते थे कि हम पूरा डिटेल करते थे कंपनी के बारे में, ये देख लो वो देख लो ऐसा देख लो, बस अब कुछ नहीं देखना। अब हमको सिर्फ फेयर वैल्यू देखना है। फेयर वैल्यू 24 आ गया। आप किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूबर की देख लो, या बड़े से बड़े इन्वेस्टर है उनका आप अगर सुनेंगे, उनके बारे में देखेंगे तो वो सब यही सब कैलकुलेशन बताता है। अब ये 22 के ऊपर आ गया, 2200 के ऊपर है। अब ये 2 के ऊपर है और 3 के अंदर है, यानी हम इसको देख सकते हैं। लेकिन इसका पी देखो कितना 80 है, यानी ऐसे स्टॉक को हम देख सकते हैं। अडानी लेना नहीं, हम एग्जांपल तौर पर बता रहे हैं कि अडानी जब गिरा, ये गिरने के बाद ऐसा होगा, और जब अडानी के जब सारे ऊपर थे तब ये कहां पे होगा। ये फेयर वैल्यू 2 के अंदर है अडानी, इस टाइम गिरने के बाद। इसका चार्ट खोल लेते हैं, दिल कर रहा है मेरा इसका चार्ट देखना चाहिए। ये तो अडानी गिरने के बाद भी ऊपर ही चल रहा है। अडानी में इतनी बड़ी गिरावट आई, फिर भी ये स्टॉक ऊपर गया। एक स्टॉक हमने अपनी मर्जी खोला कि मेरा दिल कर रहा था कि इसके फेयर वैल्यू 2 पे, तो ये कितना गिरा हुआ है, तो ऊपर ही, क्योंकि ये वैल्यूएशन का खेल है। अगर हम लॉन्ग टर्म बैठ रहे हैं कि मार्केट में इसकी कीमत क्या है, भाई हम तो न्यूज पे काम कर रहे हैं ना, तो हम इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है, बड़ा इन्वेस्टर होता है, उसके पास बड़ा पैसा होता है, तो वो वैल्यूएशन पे काम करता है। 2 के भी अंदर है, तो इसलिए मेरा दिल किया कि इसका चार्ट खोल के देखें। तो देखो लग नहीं रहा कि अडानी के बारे में कोई ऐसी न्यूज़ें थी जो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ऐसी थी। दूसरा अडानी देखें, अडानी एनर्जी सोल्यूशन, ये फेयर वैल्यू 2 के आसपास, 3 के अंदर है। चलो इसका चार्ट देखते हैं क्या है। देखो ये नीचे है। अब हमने मान लो फेयर वैल्यू देख ली, फेयर वैल्यू पे हमको मिल गया। अब हमको ऐसा स्टॉक मिल गया, फेयर वैल्यू मिसाल तो अडानी एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी सोल्यूशन, तो फेयर वैल्यू इसकी 2 के आसपास है, यानी आज की डेट में इसकी कितनी कीमत है मार्केट में, और ये 900 रुपए तक के होना चाहिए था। मतलब थोड़ा ही फर्क है, 200 रुपए का फर्क है, आसपास ले लो। मान लो कि आप
मेरी कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क है, 800 होना चाहिए, 170, 800 रुपए की कीमत है मान लो। अडानी ये कहां से गिरा है? 4100 रुपए से गिरा है। लेकिन जब गिरा है ना, तो स्टॉक कहां था? अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर था। भाई लोग बताओ, था कि नहीं था? जी उस्ताद। हाँ तो हम कैसे, एक मिनट, हम इसको कैसे, इसको हम मतलब इसको किसी कंपनी में कैसे एक एवरेज, फेयर वैल्यू की एक एवरेज कहेंगे कि कैसे इसका एवरेज निकालिए कि ये स्टॉक जो है, भाई एक हमारा मानना है कि ये स्टॉक हमको यहां से नहीं देखना चाहिए। तो जब लोग कह रहे थे कि अडानी को मत लेना, क्यों नहीं लेना? क्योंकि मान लो उसकी फेयर वैल्यू मतलब 5वीं फेयर वैल्यू यहाँ पे चल रही थी 1600 पे, और स्टॉक को हवा भर के उसको पहुंचाए थे 4100 रुपए पे। अब क्या कर रहा है, जब कभी हमको ऐसा स्टॉक मिल जाए, मिसाल के तौर पर जैसे हमें अडानी एनर्जी से बहुत लगाव, हमने बहुत प्रॉफिट बनाया, अब हमें इसमें एंट्री लेना है। अब हमें एंट्री देखने के लिए सबसे पहली चीज तो हमारा फेयर वैल्यू आसपास, मतलब ये आज की डेट में कंपनी ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू अपनी वैल्यूएशन पे खड़ी है, इसीलिए यहाँ पे सर्वाइव कर पा रही है, वरना ये यहाँ से और नीचे गिरती। ये यहाँ पे जो खड़ी है क्योंकि अपनी आज की डेट में अपनी वैल्यूएशन पे खड़ी हुई। तो ये तो एक हो गया हमारा फेयर वैल्यू फंडामेंटल हो गया। अब हमें क्या देखना है कि अब हमें इसमें एंट्री, अब ऐसा को वॉच लिस्ट में डाल दिए। अब ये 1 साल लगाए या 6 महीने लगाए या 7 महीने लगाए, जब तक कि ये इसका MACD मंथली 0 लाइन के ऊपर नहीं आ जाए, अब हम आएंगे चार्ट के ऊपर, तब तक हम ऐसे स्टॉक में फेयर वैल्यू पे तो है, अपने एवरेज में है। मतलब ना ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है ना ओवर वैल्यूड स्टॉक है। इस टाइम जहां पे भी है, ये अपनी मार्केट में इतना दम रखता है, ये इतनी कीमत रखता ही है। अगर ये यहां से अगर हमको नीचे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, तो हमें स्टॉक मिलेगा अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यू बोले तो अगर हमको मिलेगा 326 रुपए पे, 326 रुपए इसका लो कहां पे बनता है? अगर हम इसकी बात करें 177 रुपए, इसकी हाई की बात करें 349 रुपए। अगर हम जैसे कोई जो मार्क करते हैं, हम उनके अगर मार्क लगाएं, ₹388 आ रहा है। जो लोग मार कहते हैं इसके हाई से बदलेगा, चलो ये भी हम हटा देते हैं। हम एक छोटा सा डिमांड जोन है उसको ले लेते हैं। अब हम चार्ट पे बात कर रहे हैं, ये एक छोटा सा डिमांड जोन है। लो कहाँ है इसका? ये डिमांड जोन इसका कहां बता रहा है? 400 रुपए करीब एक एवरेज। अगर हम चार्ट पे डिमांड जोन वाले हैं तो इसको 400 पे आने का इंतजार देख रहे हैं। एक हमको ये चीज बता रहा है, फेयर वैल्यू हमको बताता है कि किन स्टॉकों में काम करना है, कब काम करना है, ये हमको अपना चार्ट बताएगा। या MACD ले लो आप, या जिस पे भी आपका हाथ है। जैसे अहमद वो अशफाक भाई हमारे आपके ऊपर इतनी मेहनत करी है, चार्ट कोई भी हो, मतलब जिस चार्ट पे काम करते हैं, जिस इंडिकेटर पे काम करते हैं, जिन कैंडलों पे काम करते हैं, ठीक है, नाची बहुत से लोग काम करते हैं, तो हमें किन स्टॉक में काम करना है वो बताता है हमको फेयर वैल्यू। कैसे काम करना है वो हमको बताता है चार्ट। अब फेयर वैल्यू अभी इसमें ठीक लग रही है, लेकिन अब हमें इसमें काम जब तक नहीं करना है जब तक कि इसको ऊपर आना पड़ेगा। इसको 0 लाइन पकड़ेगा तो हम लेंगे। जैसे PVGS की बात करें हम, इसका फेयर वैल्यू आया, मतलब इसका रिजल्ट आया अच्छा, वो एक अलग की चीज है,
वो आ गया, लेकिन पहले इसका चार्ट बना, मंथली क्रॉस हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर था, वीकली क्रॉस ओवर यहाँ पे था, 105 आज तक अपनी बाइंग अल्हम्दुलिल्लाह, और डेली भी एंट्री थी, यहाँ पे एंट्री थी इस कैंडल पे। हमको तो नहीं पता था रिजल्ट अच्छा आया था, इसका चार्ट बना था, यानी हमने इसको इंतजार देखा, पहले देखेंगे तो हमने काफी टाइम पे इसका इंतजार देखा। ये अंडर वैल्यू स्टॉक था, यहाँ पे क्रॉस डाउन हो गया, यानी क्रॉस किया यहाँ पे ही हमने चार्ट भेजा था, लेकिन ये इतने महीने हमने इसको इंतजार देखा, ये यहाँ से ऊपर गए ही नहीं, ये गिर गया। ये हम मार्केट की भी बोल सकते हैं कि इसके ऊपर मार्केट की मारते, और ऐसा नहीं स्टॉक जितना भी अच्छा होगा, मार्केट गिरेगी तो सब गिरेगा। वहां पे अपने आप को हमें मुस्तैद रखना है कि हमको करना क्या है। अभी मार्केट गिरी, स्टॉक गिरा, स्टॉक कितना गिरा, अब यहाँ कैंडल देखना तो आसान है, क्या कितनी गिरी थी, अगर हम बैठे रहते तो क्या होता, खाली कहना आसान होता है, लेकिन जब गिरता है ना तो आदमी जितने उसको एक्सपर्ट दिखते हैं सबको फोन कर देता, भाई 20% गिर गया, 21% गिर गया, 30%, बताओ अब क्या करें। कितना गिरा था ये, 30%। अब वक्त कितना लगा इसको, अगर हम पूरा वक्त की अगर हम बात करें, यहां से देखें हमने 300 दिन लग गए, 1 साल हो गया लगभग, एक मोटा मोटा आपका 1 साल लग गया। अब 1 साल तक के या तुम बैठे रहे अंडर वैल्यू, या तो हम अपना डिसाइड करें कि अब हमको करना क्या। ये स्टॉक गिरा, अब हमने देखा, लेकिन मेरा मन नहीं किया, पता नहीं क्या था, मार्केट की वजह थी कि मार्केट की मार सब पे थी, तो मार्केट की मार इसके ऊपर भी होगी, ऐसा नहीं, तो ये ज्यादा नहीं गिरा, तो ये पलटा। इसने एक चार्ट बनाया सबसे पहले, जीरो लाइन के, ये भी ऊपर जा रहा था, पकड़ लिया था, और डेली में चार्ट बहुत प्यारा बना, ये चार्ट आया था। शायद आप लोग देखें तो इस कैंडल पे हमने सही ऐसे कुछ लिख के डाला, सही मौके की तलाश, ऐसे कुछ लिख के डाला था, और यहाँ पे इसमें एंट्री बना, और ये ऊपर चला गया। तो कोई मेरा कमाल नहीं था इसमें कि हमने एक पहले चार्ट बना, फिर बाद में इसका रिजल्ट आया, जब ईपीएस बढ़कर आया, ईपीएस बढ़कर आया तो क्या हुआ कि इसका मतलब दोनों वो मिल गया, इसके गुण, एक तो चार्ट मिल गया और इसका ईपीएस मिल गया। ईपीएस मिल गया यानी स्टॉक अब लग गया था कि ऊपर जाएगा, मतलब जाने जाना है, क्योंकि वैल्यूएशन पे काम हो रहा है मार्केट में। हम चार्ट पे ज्यादा काम कर रहे हैं, और अब यहाँ पे गैप अप हुआ इतना बड़ा, क्यों हुआ? अभी अजंता सोया 20% क्यों गिरा? क्योंकि उसका रिजल्ट खराब है, मार्केट में वैल्यू आज की डेट में कम हो गई, तो लोगों ने अपना माल बेच दिया कि नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं। जब कभी रिजल्ट चार्ट बनेगा, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा जनता सोएगा, तब हम इसमें बैठेगा इन्वेस्टर, वरना क्यों बैठेगा। इसमें देखो इतना बड़ा गैप हुआ और ये निकल गया। ऐसे एक नाहर पॉली स्टॉक था, नाहर पॉली, कहां पे एंट्री थी अपनी, कहाँ है नाहर पॉली, कहां है, नहीं पता। ये देखो 193 की एंट्री थी, ठीक, 193 कहां था, डेली वैल्यू, दिन तो हमें याद नहीं रहता कब लिया, लेकिन इतना लो पे तो नहीं लिया हुआ हमने, इसी जोन में लिया हुआ कहीं पे। चलो 20 वाली कैंडल ले लेते हैं, इसमें है अल्ट 20, 89 93, तो या तो इसमें लिया नहीं,
यहाँ यहाँ पे 193 था मेरा कहीं, या तो स्कैंडल बिल, हाँ ये स्टॉक हुआ था शायद, ये गिरा था, ये यहाँ पे मार्केट खराब थी और ये जीरो लाइन के ऊपर था स्टॉक। देखो आप स्टॉक जब भी लेंगे हमें डेट नहीं याद है, लेकिन जीरो लाइन के ऊपर आया। इसको मंथली देखेंगे, अब देखो वर्टिकल लाइन लगी है, यहाँ पे क्रॉस वर्क दिख रहा था कि हो जाएगा, बड़ी कैंडल नहीं बनी थी। वीकली अगर देखे तो वीकली भी गिरा हुआ था, लेकिन ये फेयर वैल्यू हमको बता रहा था कि ये अगर मार्केट बदलेगी तो सबसे पहले ये बदलेगा, मतलब मार्केट ऊपर जाए तो सबसे पहले ये जाएगा। नाहर पॉली आज का इसका फेयर वैल्यू है 374, क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड, मतलब अंडरवर्ल्ड तो बहुत ज्यादा था, तो एक गिरा तो एक उम्मीद थी कि यहां से, तो यहाँ पे हमने चार्ट बनने का इंतजार नहीं देखा, हमने इसमें एंट्री पहले ही बना ली, क्योंकि मार्केट गिरा था। मार्केट गिरने के बाद क्या हुआ था, गैप डाउन मिला था। हम छोटी सी रैली के लिए बैठे थे इसके ऊपर कि ये गैप डाउन हुआ है, जैसा कि हमने मुफ्ती में बताया था कि स्टॉक गिरता है तो एक रिटेलर के लिए एक चांस होता है कि स्टॉक पलटेगा। तो हमने इसको जब एंट्री ली, बहुत दिनों से इंतजार में थे, जब एंट्री ली तो हम इसमें बैठे रहे। फिर देखा फेयर वैल्यू देखा तो एक उम्मीद थी कि इससे नीचे नहीं जाएगा, बैठे रहे। फिर एकदम से इसका रिजल्ट आया और एकदम से देखो कहां से कहां पहुंच गया। अगर हम देखेंगे यहां से 100% 64 दिन लगे, 2 महीने लगे, 2 महीने लगे या 3 महीने लगे, या यहाँ पे गिरता हुआ खरीदा था हमने, हमें ये नहीं याद है, या यहाँ पे गिरता हुआ खरीदा था हमने, या तो इस जोन में खरीदा है या तो इस जोन में खरीदा है। अगर यहां से भी ले लो, हमने यहाँ पे भी लिया है, खैर यहाँ पे हमने मुश्किल है वहीं पे लिया होगा, 116% ज्यादा है, खैर कहीं भी बेच दिया तुमने। तो एक ये होता है कि देखो आया चार्ट, अब हमने इसको ट्रेडिंग के नियत से लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि इसका अगर हम देखेंगे तो जीरो लाइन के ऊपर था, ये जीरो लाइन के नीचे था। अगर वीकली देखेंगे, ले लिया था कि ऐसा कि थोड़ा सा रिटर्न मिल जाएगा तो हम इसको सेल कर देंगे, लेकिन जब इसकी फेयर वैल्यू देखी तो हमने इसको छोड़ देना, यार पड़ा रहने दो, गिरेगा मार्केट तो है ये। तो ये गिरता रहा, फिर एकदम से इसने क्या किया, हमको रिटर्न दे दिया। हमारे मतलब कहोगे 100%, अब हमने इसको छोड़ दिया, छोड़े हुए भी टाइम हो गया। कब छोड़ा था हमने इसको, डेट होगी 10 जून को। 10 जून की अगर हम बात करें, 10 जून किस दिन थी, ये थी इस कैंडल, ये कैंडल थी 10 जून। अब हमने, आप ये देखो 10 जून को जब हमने इसको छोड़ा, क्या उसके बाद एक बार निकला उससे, उस जोन को इसने छुआ तक के नहीं, लो पे खरीदा है बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह हाई पे बेचा। ये इत्तेफाक होता है, ये हमेशा नहीं होता है कि आप कभी लो पे खरीदो एकदम हाई पे बेचो, ये इत्तेफाक होता है। नाहर पॉली में तो इत्तेफाक कहेंगे, इतना नहीं होता है, जैसे यहाँ सेल हो जाता है, यहाँ हो जाता है, लेकिन ये तो बिल्कुल इत्तेफाक है, इसको तो हमने नोटिस ही नहीं किया था। अब एक गैप था ये, अब हमने गैप पे इसको मार कर रखा है, तो ये देखो गैप पे आ रहा है, ये सब अब जीरो लाइन के नीचे भी आ गया। लेकिन अगर हम मंथली देखेंगे जीरो लाइन के ऊपर है, वीकली देखेंगे क्रॉस डाउन है। अभी हमें इसमें एंट्री नहीं बन रही मेरी, लेकिन अब हम इसके ऊपर बैठे इंतजार कर रहे हैं इसका। अब ये जब भी मार्केट का इसके मार हो, ये एक बड़ा सा इसमें गिरावट हमको कोशिश है कि मिले 260 रुपए तक, और मिल भी सकती है, और फिर इंशाल्लाह हम इसमें फिर से सोचेंगे। ऐसा नहीं कि हमने एक बार बुक कर लिया, नहीं, इसका जो इतना टाइम पीरियड था, एक टाइम पीरियड होता है 2.5 महीने का, जो नीचे से अप ट्रेंड से मतलब लो से हाई बनाता है, और 2.5 से 3 महीने का टाइम फ्रेम होता है जो इसे एक साइडवे होता है। फिर उसके बाद फिर स्टॉक ऊपर जाएगा अगर बेबी मंथली है तो, और फिर पूरे इसके सारे सब कुछ अपने हक में है। इसके फेयर वैल्यू की बात करें तो अपने हक में है, MACD की बात करें मंथली तो अपने हक में है। ये बस इसको थोड़ा सा गिरना चाहिए, गिरे फिर हम इसमें एंट्री बनाए, फिर से इसको एंट्री लेते हैं, और इंशाल्लाह फिर से लेंगे, फिर 100% के लिए लेंगे अल्लाह ने चाहा। तो अगर कुछ छूट गया हो, लिखते तो है नहीं, स्टॉप कर देते हैं, 1 घंटा हो गया बहुत है।